एक अमीर, सख्त मिजाज और कठोर अरबपति को अचानक पता चलता है कि उसकी नौकरानी हर रात चुपके से बचा हुआ खाना बाहर ले जाती है। उसे लगा कि वो चोरी कर रही है या कोई गलत काम कर रही है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस हरकत के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो उसे झकझोर कर रख देगा। किचन के उस मासूम से दिखने वाले दरवाजे के पीछे एक दिल छू लेने वाली कहानी थी, जो हर पूर्वाग्रह को तोड़ देगी और ना केवल उसकी बल्कि हजारों अन्य लोगों की जिंदगी बदल देगी। अपने हेडफोन को कसकर पकड़ें और इस भावनात्मक कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मुंबई में शाम से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ये ऐसी लगातार फुहार थी जो छाता खोलने के लिए तो काफी नहीं थी, लेकिन कपड़ों और मन को भिगोने के लिए काफी थी। रात के करीब 10 बजे एक चमचमाती काली मर्सिडीज बांद्रा की एक शांत सड़क पर स्थित एक आलीशान बंगले के गेट के सामने आकर धीरे से रुकी। कार की लाइट बंद हो गई, इंजन खामोश हो गया। बस बारिश की रिमझिम और गर्म पहियों के नीचे फुटपाथ की चटकने की आवाज बाकी रह गई। राठौर एस्टेट्स के सीईओ विक्रम सिंह राठौर थकान भरे चेहरे के साथ कार से उतरे। बरामदे की रोशनी उनके महंगे इतालवी जूतों पर पड़ी, जिन पर थोड़ी कीचड़ लगी थी। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ये एक लंबे दिन का संकेत था, जो रिपोर्टों, बैठकों और अधूरे सौदों से भरा था। 53 साल की उम्र में वो एक निर्णय निर्माता और नेता की भूमिका के दबाव के आदी हो चुके थे। हालांकि आज रात कुछ ऐसा था जिसने उन्हें घर के आंगन में कदम रखते ही रोक दिया। वो आमतौर पर साइड गेट से नहीं आते थे। वो रास्ता मुख्य रूप से नौकरों, गार्डों या डिलीवरी वालों के लिए था। लेकिन वहां एक हल्की सी हलचल ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपना सिर घुमाया। पीली मंद रोशनी में एक छोटी सी परछाई पिछले दरवाजे से ऐसे निकली जैसे कोई खामोश साया हो, बिना किसी शोर या जल्दबाजी के, लेकिन बहुत सावधानी से। ये प्रिया थी, एक युवा नौकरानी जिसे काम पर आए लगभग 2 महीने ही हुए थे। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। प्रिया हमेशा शांत रहती थी, मेहनत से काम करती थी और पर्याप्त विनम्र थी। वो ध्यान आकर्षित नहीं करती थी, लालची नहीं थी और ना ही यहाँ काम करने वाले कुछ अन्य लोगों की तरह बनावटी रूप से मिलनसार थी। हालांकि यही खामोशी उसे रहस्यमयी बनाती थी। इस समय वो एक ऊंची सीमेंट की दीवार के पीछे छिपकर अपनी आंखों से उसका पीछा कर रहे थे। प्रिया ने एक पतला रेनकोट पहना हुआ था, बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे और उसके हाथ में एक काले रंग का प्लास्टिक का थैला था। वो बंगले के पीछे वाली गली की ओर जाने वाले साइड गेट से निकली, जहां कम ही लोग ध्यान देते थे। विक्रम ने सांस रोककर देखा। अंधेरे से लगभग 12 साल का एक लड़का निकला। उसके कपड़े मैले थे, उसकी घिसी हुई चप्पलें पुरानी थीं, लेकिन प्रिया को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो झुकी, लड़के को प्लास्टिक का थैला दिया, धीरे से कुछ कहा और फिर धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। लड़का मुस्कुराया, थैले को कसकर पकड़ लिया और फिर छोटी गली में भाग गया। ये सब 1 मिनट के भीतर हुआ, लेकिन विक्रम के मन में एक असहज जिज्ञासा जगाने के लिए काफी था। वो घर के अंदर चले गए। उनका दिमाग अभी भी उस दृश्य को बार बार दोहरा रहा था। लिविंग रूम शांत था, बस एयर कंडीशनर की हल्की आवाज और चमकदार टाइल वाले फर्श पर उनके कदमों की हल्की गूंज थी। उन्होंने अपना रेनकोट स्टैंड पर टांगा, जूते उतारे, अपने लिए एक हल्का ड्रिंक डाला और सोफे पर बैठ गए। लेकिन आज जीप पर कड़वाहट ने उनके मन को हमेशा की तरह शांत नहीं किया। वो उठे और सीधे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में चले गए। बेसमेंट में पूरे घर की निगरानी करने वाला कैमरा सिस्टम एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने कोड डाला, उस समय के पिछले गेट के फुटेज को रिवाइंड किया और जैसा उन्होंने सोचा था, प्रिया की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उसने दरवाजा खोला, लड़के को खाना दिया और फिर एक अजीब सी राहत के साथ अंदर लौट आई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, सब कुछ एक आदत की तरह लग रहा था। विक्रम चुप रहे। उनकी उंगली माउस पर पिछले दिनों के फुटेज को रिवाइंड कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से ये हरकत लगभग हर रात दोहराई जाती थी, उसी समय उसी जगह, बस कपड़े और मौसम की स्थिति अलग थी। एक रात भारी बारिश हो रही थी। फिर भी प्रिया भोजन का थैला लिए हुए दिखाई दी। लड़का भी आया, हमेशा की तरह समय पर। कैमरे का एंगल लड़के का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सका, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि वो प्रिया का अपना बच्चा नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उसने अपने बायोडेटा में बताया था कि गांव में उसकी केवल बूढ़ी माँ है। तो वो लड़का कौन था? वो उसे चुपके से खाना क्यों दे रही थी?
वो खाना कहाँ से आया था? क्या ये उनके किचन से था? अगर ऐसा है तो ये चोरी है। ये सोचकर उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उनके अंदर पूरी तरह से गुस्सा नहीं था। बल्कि एक प्रबंधक के तर्क और एक ऐसी व्यक्ति की भावनाओं के बीच एक विरोधाभासी भावना थी जिसने कभी अपना बच्चा खोया था। चुपचाप उन्होंने स्क्रीन बंद कर दी, खड़े हो गए, अपने हाथ में गिलास को कसकर पकड़ लिया, लेकिन पिया नहीं। उनकी आंखें बड़ी कांच की खिड़की से बाहर देख रही थीं, जहां बारिश अभी भी गिर रही थी और स्ट्रीट लाइट्स हर रात की तरह पीली थी। लेकिन उनके लिए आज की रात अब सामान्य नहीं थी। अगले दिन विक्रम सिंह राठौर समय पर ऑफिस पहुंचे। बैठकें अनुबंध पर हस्ताक्षर नियमित रूप से होते रहे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि वो सामान्य से अधिक खिड़की से बाहर देख रहे थे। दोपहर में उन्होंने तुरंत ऑफिस नहीं छोड़ा, बल्कि अपने सहायक समीर से प्रिया के प्रोफाइल को एक बार फिर से जांचने के लिए कहा। शहर में कोई रिश्तेदार नहीं है? उन्होंने ऐसे पूछा जैसे वो खुद से बात कर रहे हों। समीर ने जवाब दिया, प्रोफाइल के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक गांव में केवल एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं। वो कम बोलती है, घर में किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं है और उसने कभी अचानक छुट्टी भी नहीं मांगी। उन्होंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उस शाम वो सामान्य से जल्दी घर लौट आए। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गए और एक पुराना बैग निकाला। उन्होंने पहाड़ी इलाकों की अपनी यात्राओं से कुछ सामान खोजा। एक फीके रंग की जैकेट, एक घिसी हुई टोपी, घिसे पिटे स्पोर्ट शूज। उन्होंने इसे पहनकर आईने में खुद को देखा। एक अलग विक्रम, कांच की इमारत में सीईओ की कुर्सी पर बैठा नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति जिस पर भीड़ में कोई ध्यान नहीं देगा। वो बहुत देर तक चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी जवाब से भी बड़ी किसी चीज की तैयारी कर रहे हों। उस रात जब किचन की लाइट बंद हुई, प्रिया हमेशा की तरह थैला लेकर पिछले गेट से बाहर निकली, लेकिन इस बार अंधेरे में एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वो नहीं जानती थी कि वो उसकी जिंदगी बदलने वाला है, और वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो जो देखने वाले हैं वो सिर्फ एक नौकरानी के बारे में सच्चाई नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा दरवाजा भी होगा जो उन्हें उन अदृश्य दीवारों से बाहर ले जाएगा जो उन्होंने इतने सालों से अपने चारों ओर बना रखी थीं। बारिश अभी थमी नहीं थी। पानी की बूंदें विक्रम के ऑफिस की खिड़की पर ऐसे लुढ़क रही थीं जैसे उनके विचारों की अंतहीन धारा को और लंबा कर रही हों। पिछली रात से उनके दिमाग में सब कुछ धुंधला हो गया था। प्रिया की अजीब हरकत से लेकर उस लड़के के खुश लेकिन दुबले पतले चेहरे तक सब कुछ उनके दिल में एक असहज गांठ बना रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो लोगों के बीच की दूरी की भावना के आदी हो चुके हैं, किसी भी उलझन से बचने के लिए दूरी बनाए रखने के। लेकिन कल की सार्थक खामोशी ने उन्हें किसी भी तनावपूर्ण बैठक से ज्यादा परेशान कर दिया था। आज विक्रम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दोपहर की बैठक रद्द करने का अनुरोध किया। वास्तव में उन्हें बस शांत समय चाहिए था, ताकि वो जो कुछ भी देख चुके हैं उसे फिर से देख सकें और बेहतर ढंग से समझ सकें। वो बंगले के सुरक्षा कक्ष में लौट आए और फिर से कैमरा सिस्टम तक पहुंचे। उन्होंने पिछली रातों की रिकॉर्डिंग खोली। एक एक करके हर रात को देखा, वही प्रिया, वही खामोश अंदाज, वही लड़का। वो लड़की नहीं जानती थी कि उसकी हर हरकत एक किताब के छोटे अध्यायों की तरह रिकॉर्ड की जा रही है, जो अपने अंतिम पृष्ठ तक पढ़े जाने की प्रतीक्षा कर रही है। लगभग 1 महीने पहले का पहला दिन। मौसम सूखा था। प्रिया ने एक साधारण शर्ट पहनी थी, बाल बड़े करीने से बंधे थे। उस समय प्लास्टिक का थैला एक सुपरमार्केट का था। लड़का प्रकट हुआ, बहुत अधिक झिझक भरी आंखों से थैला लिया। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस सिर हिलाया और चले गए। अगले दिनों में ये क्रिया अधिक परिचित हो गई। एक रात भारी बारिश हुई। प्रिया लड़के के लिए एक पतला रेनकोट भी ले आई। किसी दिन वो बस एक छोटा पैकेट देकर जल्दी से लौट गई, लेकिन निश्चित रूप से उसने कभी भी अपने लिए खाना नहीं लिया। लालच का कोई संकेत नहीं, बस एक खामोशी, जैसे कि वो किसी मूक वादे को पूरा कर रही हो। विक्रम उन फुटेज को देखकर खामोश हो गए। उनके दिमाग में सवाल एक के बाद एक उठ रहे थे। वो उस लड़के को क्यों छिपा रही है? वो लड़का कौन है? वो एक जीवित घड़ी की तरह नियमित रूप से क्यों दिखाई देती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रिया जैसे किसी व्यक्ति को जिसे यहाँ कोई बड़ा लाभ नहीं था, ऐसा करने का जोखिम उठाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा था? जब वो विचारों में डूबे हुए थे तो नीचे की मंजिल पर हाउसकीपर श्रीमती शर्मा भी कुछ असामान्य बातों पर नजर रख रही थीं।
उनके जैसी अनुभवी हाउसकीपर के लिए हाल के दिनों में प्रिया की हरकतों में असामान्य गोपनीयता को पहचानना मुश्किल नहीं था। हालांकि वो ठीक से नहीं जानती थीं कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी चुप्पी उन्हें खटकने के लिए काफी थी। उन्हें भोली भाली दिखने वाली युवा लड़कियां पसंद नहीं थीं। उनके लिए एक अच्छा व्यक्ति वो था जो आज्ञाकारी और पारदर्शी हो। उस दोपहर श्रीमती शर्मा ने गलती से प्रिया को रसोई में बचा हुआ खाना इकट्ठा करते उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सावधानी से रखते हुए देखा। कुछ कहे बिना प्रिया ने पूछे जाने पर बस एक फीकी मुस्कान दी। रात में खाने के लिए ले जा रही हो? जवाब दिए बिना वो चली गई, लेकिन इस चुप्पी ने श्रीमती शर्मा के संदेह को और बढ़ा दिया। जब प्रिया चली गई तो श्रीमती शर्मा ने खाने का डिब्बा खोला और फिर तुरंत तिरस्कार के भाव से उसे बंद कर दिया। खाना अभी भी बहुत अच्छा था, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, थोड़ी सी करी, कुत्तों और बिल्लियों के लिए फेंका जाने वाला बचा हुआ खाना नहीं। वो बड़बड़ाई, ये छोटी लड़की वास्तव में चतुर है, जानती है कि सही समय और सही जगह का उपयोग कैसे करना है। उस शाम विक्रम जल्दी अपने कमरे में चले गए। वो अपनी मेज पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर नहीं खोला। इसके बजाय उन्होंने प्रिया के व्यक्तिगत प्रोफाइल में हर पंक्ति को पढ़ा जिसे समीर ने फिर से प्रिंट किया था। एक सरल साफ सुथरा फॉर्म जिसमें लगभग कुछ भी विशेष नहीं था। गांव उत्तर प्रदेश में, 12वीं तक पढ़ी, परिवार की कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ दी, माँ बीमार, पिता का कोई जिक्र नहीं, कोई भाई बहन नहीं। इससे पहले 2 घरों में नौकरानी के रूप में काम किया, दोनों घर मालिकों के शिफ्ट होने के कारण छोड़ दिया, कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं। वो कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो एक ऐसा बायोडाटा देख रहे हैं जिसे काम पर रखने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छा बनाया गया था, लेकिन इतना नहीं कि कोई और सवाल पूछे। उस रात पिछली रातों की तरह विक्रम दूसरी मंजिल की खिड़की पर चुपचाप खड़े थे। बारिश रुक गई थी, मौसम गर्म था और हल्की हवा चल रही थी। जब घड़ी में लगभग 10 बजे उन्होंने देखा कि रसोई की लाइट बंद हो गई। एक परछाई बहुत धीरे धीरे, लगभग बिना किसी आवाज के चली। प्रिया प्रकट हुई, कंधे पर एक पतली जैकेट, हाथ में प्लास्टिक का थैला। उसने फिर से साइड गेट खोला। वो उठे, सीधे पहली मंजिल पर गए। गार्ड के अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पिछला दरवाजा खोला और उस संकरी बगीचे के रास्ते पर चले गए जो गली की ओर जाता था। वो एक और रात का इंतजार नहीं करना चाहते थे, वो निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। बंगले के पीछे की गली का कोना बहुत अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, बस प्रिया के फोन की टॉर्च से हल्की रोशनी आ रही थी जब वो लड़के के लिए रास्ता बना रही थी। वो घुटनों के बल बैठी थी, धीरे से लड़के को थैला दे रही थी। विक्रम बिना किसी शोर के पास पहुंचे। जब वो कुछ मीटर दूर थे तो उन्होंने जानबूझकर गीली टाइलों पर अपनी जूते की एड़ी से आवाज की। प्रिया और लड़का दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। प्रिया की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लड़के ने थैले को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया और पीछे हट गया। माफ करना, विक्रम ने कहा, अपनी आवाज को खुरदरा रखने की कोशिश करते हुए ताकि वे उसे पहचान न सकें। मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा मिल सकता है? प्रिया ने उन्हें कुछ सेकंड के लिए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो खतरे का आकलन कर रही है। लड़का अभी भी पीछे खड़ा था, आधा भागना चाहता था और आधा रुकना चाहता था। उसने धीरे से सिर हिलाया, थैला खोला, एक छोटा सा खाने का डिब्बा निकाला और उसे दोनों हाथों से उन्हें दिया। चाचा जी, खा लीजिए, ये अभी भी गर्म है। विक्रम ने डिब्बा लिया, धीरे से सिर झुकाया। ये लड़का तुम्हारा भाई है? प्रिया रुक गई। सवाल स्पष्ट था, लेकिन इसने उसे भ्रमित कर दिया। उसने लड़के की ओर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। जी, मेरी मां का बेटा है। उन्होंने आगे पूछा, गहरी नजरों से देखते हुए। मां बीमार है, कुछ कर नहीं पाती, उसने कहा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज अभी भी शांत थी। वो और पूछना चाहते थे, लेकिन लड़के ने प्रिया का हाथ खींच लिया। उसने अपने भाई से कुछ फुसफुसाया और फिर उसे जाने के लिए धकेल दिया। उसने एक बार फिर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक समझ से परे भाव था और फिर वो अंधेरी गली में गायब हो गया। प्रिया उनकी ओर मुड़ी और जल्दी से बोली, धन्यवाद चाचा जी कि आपने ये बात गुप्त रखी। मैं नहीं चाहती कि मुझे गलत समझा जाए। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर लौट गई। उसकी छोटी सी सिलुएट लोहे के गेट के पीछे अंधेरे में गायब हो गई और वो अभी भी खाने का डिब्बा हाथ में लिए वापस लौट रही फुहारों में खड़ा रहा। बारिश तेज नहीं थी, लेकिन उनकी त्वचा को सामान्य से अधिक ठंडा महसूस कराने के लिए काफी थी।
चावल की हल्की महक अजीब नहीं थी, लेकिन यह एक बहुत ही वास्तविक एहसास लेकर आई, जैसे कि कुछ ऐसा हो जिसे उन्होंने बहुत पहले खो दिया हो। एक जुड़ाव, एक अनकही कहानी। और वो जानते थे कि कल रात वो उस लड़की की सार्थक चुप्पी के बारे में और जानने के लिए वापस आएंगे। उस रात विक्रम सो नहीं पाए। प्रिया का दिया हुआ खाने का डिब्बा अभी भी किचन की मेज पर वैसे ही रखा था। उन्होंने खाया नहीं, इसलिए नहीं कि उन्हें भूख नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो खा नहीं सकते थे। उस परिचित भोजन की गंध ने उनके गले को एक बहुत ही अजीब तरीके से रोक दिया था। कितने साल हो गए थे जब उन्होंने दोनों हाथों से दिया गया खाने का डिब्बा नहीं पकड़ा था, जिसके साथ इतनी सतर्क लेकिन दयालु आंखें थीं। उन्होंने अपने लिए एक गिलास पानी डाला, खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर शहर अभी भी उज्जवल था, अभी भी शोरगुल था, लेकिन ये विशाल घर इतना शांत था कि खालीपन महसूस हो रहा था। जिस दिन से उनकी बेटी की मृत्यु हुई थी, ये घर सिर्फ सोने की जगह बन गया था, जीने की नहीं। और कई सालों में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि कुछ बहुत छोटा, बहुत खामोश उनके बंद दुनिया में प्रवेश कर रहा था। रात में नौकरानी और अंधेरी गली में लड़का। अगली सुबह विक्रम ने कल रात की घटना का कोई जिक्र नहीं किया। प्रिया अभी भी जल्दी उठी, झाड़ू पोंछा किया, खाना बनाया, हमेशा की तरह घर साफ किया। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि अगर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि ये छोटी लड़की हर रात अपने कंधों पर एक और जीवन का बोझ ढो रही थी। लेकिन वो जानते थे और वो अनजान होने का नाटक नहीं कर सकते थे। उस दिन पूरे दिन विक्रम ने एक दुर्लभ व्याकुलता की स्थिति में काम किया। निदेशक मंडल के साथ एक बैठक में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक साथी के सवाल को ठीक से नहीं सुना और उन्हें इसे दोहराने के लिए कहना पड़ा। सहायक समीर ने असामान्यता को भांप लिया, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की। विक्रम स्वाभाविक रूप से एक निजी व्यक्ति थे और समीर समझता था कि कभी-कभी चुप रहना सम्मान का सबसे अच्छा तरीका होता है। शाम जल्दी ढल गई, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा पिछले कुछ दिनों की तुलना में ठंडी थी। कंपनी से निकलते समय विक्रम सीधे घर नहीं गए। वो एक साधारण कपड़ों की दुकान पर गए और कुछ और साधारण चीजें खरीदीं। एक पुरानी मजदूर शैली की जैकेट, गहरे रंग की पैंट, एक फीके रंग की टोपी। उन्हें बेघर दिखने की जरूरत नहीं थी, बस इतना काफी था कि कोई उन्हें पहचान न सके। बंगले में लौटने पर वो कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गए और आईने में खुद को फिर से देखा। चेहरा अभी भी उनका था, लेकिन आंखें अलग थीं। अब किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले की सावधानी थी जो उसकी अपनी नहीं थी। लगभग 10 बजे किचन की लाइट बंद हो गई। विक्रम भूतल के दालान के अंधेरे में खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे। प्रिया हर रात की तरह ही प्रकट हुई, बिना किसी जल्दबाजी या झिझक के, हाथ में वही परिचित प्लास्टिक का थैला। वो नहीं जानती थी कि उसके पीछे एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, इतनी दूरी बनाए हुए कि पकड़ा न जाए। पिछले गेट से बाहर निकलकर प्रिया बाईं और छोटी गली में मुड़ गई। विक्रम एक छिपे हुए कोने में रुक गए और इंतजार करने लगे। ठंडी हवा चली, जिसमें काई लगी दीवारों और गीले कचरे की नमी भरी गंध थी। ये जगह उनके पीछे रोशनी से जगमगाते बंगले के इलाके से बिल्कुल अलग थी। यहाँ रोशनी कमजोर थी, सड़कें संकरी थी और सब कुछ सिकुड़ा हुआ लग रहा था। लड़का प्रकट हुआ, वही दुबला पतला शरीर, पुराना कोट जो उसके शरीर से बड़ा था और फटी हुई चप्पलें। लेकिन आज वो तुरंत नहीं मुस्कुराया प्रिया को देखकर। उसने बाहर निकलने से पहले चारों ओर देखा। दीदी, आप आज देर से आईं, उसने धीरे से कहा। प्रिया मुस्कुराई। ये लो, उसने उसे थैला देते हुए कहा। आज मैं थोड़ी व्यस्त थी। माँ कैसी हैं? लड़के ने सिर हिलाया। थकी हुई हैं, लेकिन माँ ने कहा कि चिंता मत करो। प्रिया ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने भाई के बालों को सहलाया। जल्दी घर जाओ, मौसम ठंडा है। विक्रम ज्यादा दूर नहीं खड़े थे। उनका दिल भारी हो रहा था, पकड़े जाने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि उस संक्षिप्त बातचीत में बहुत कुछ था जो उन्होंने अपनी दुनिया में कभी नहीं सुना था। कोई शिकायत नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, केवल जिम्मेदारी और एक दर्दनाक परिचितता। उन्होंने खासकर अंधेरे से बाहर कदम रखा। माफ करना, क्या मैं तुम्हें थोड़ा परेशान कर सकता हूं?
प्रिया चौंक गई और लड़के ने तुरंत थैले को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में पूरी तरह से सतर्कता थी। विक्रम ने अपनी आवाज को धीमा और शांत रखने की कोशिश की। मेरा मतलब कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, बस मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा है, मुझे भूख लगी है। अगर कुछ बचा हो। प्रिया ने उन्हें बहुत देर तक देखा। फिर उसने थैला खोला और एक छोटा पहले से पैक किया हुआ ब्रेड का पैकेट निकाला और उन्हें दिया। चाचा जी, ये खा लीजिए, ये बचा हुआ नहीं है। विक्रम ने उसे लिया। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। धन्यवाद। लड़का अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें उन पर से नहीं हटी। वह उसकी ओर मुड़े। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने तुरंत जवाब नहीं दिया। प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। रोहन, उसने कहा। आप कौन है? विक्रम हिचकिचाए। बस एक राहगीर। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बहन का हाथ खींचा। दीदी, घर चलो। प्रिया उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कल की तरह डर नहीं था, लेकिन अभी भी सतर्कता थी। चाचा जी, अब हमारा पीछा मत करना, उसने सीधे कहा। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कोई झमेला नहीं चाहते। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। लेकिन वो वहीं नहीं रुके। जब भाई बहन मुड़कर चले गए तो वो कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़े रहे और फिर चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। बहुत करीब नहीं, बहुत दूर नहीं, बस इतना कि वो देख सकें कि गलियां और संकरी और अंधेरी होती जा रही हैं, घर छोटे और पुराने होते जा रहे हैं जिनकी दीवारें उखड़ी हुई हैं, और नाली, रसोई के धुएं और नमी की मिली-जुली गंध है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां विक्रम ने कभी कदम नहीं रखा था, भले ही ये उनके घर से कुछ ही सड़कों की दूरी पर थी। रोहन गली के अंत में एक छोटे से किराए के कमरे के सामने रुका, जिसका दरवाजा पुराना और लकड़ी का था। ये बहुत ही साधारण था। दरवाजे की दरार से एक पीली कमजोर रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। प्रिया बाहर थोड़ी देर खड़ी रही, कुछ निर्देश दिए और फिर लौट गई। विक्रम सामने की दीवार के पीछे छिप गए। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। आधे खुले दरवाजे की दरार से उन्होंने अंदर देखा। एक कमरा जो 10 वर्ग मीटर से भी कम था। एक पुरानी चारपाई दीवार के सहारे रखी थी। चारपाई पर एक दुबली पतली महिला थी, जिसकी त्वचा पीली थी और बालों में कई सफेद लटें थीं। वो मुश्किल से सांस ले रही थी। हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। रोहन ने थैला मेज पर रखा, खाने का डिब्बा निकाला और ढक्कन खोला। माँ, थोड़ा खा लो, उसने धीरे से कहा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। इसे रख दो, पहले तुम खाओ। मैंने खा लिया, रोहन ने कहा। उसकी आवाज अधिक दृढ़ थी। माँ, आप खाओ, प्रिया दीदी जो लाई हैं वो बहुत स्वादिष्ट है। महिला ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखें नरम हो गई। उसने धीरे धीरे एक एक चम्मच खाया। रोहन पास में बैठा था, एक हाथ से कटोरा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपनी माँ का मुंह पोंछ रहा था जब वो धीरे से खांसती थी। विक्रम को लगा कि उनकी छाती सिकुड़ रही थी। कोई रो नहीं रहा था, कोई शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन उस खामोशी में प्यार और सहन शक्ति की एक तंग दुनिया थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि लड़का एक दिन या एक हफ्ते से ऐसे नहीं जी रहा था। ये एक पूरा जीवन था जो अभाव का आदी हो रहा था। जब माँ आराम करने के लिए लेट गईं, तो रोहन ने पतला कंबल ठीक किया और फिर एक कुर्सी पर बैठ गया, एक पुरानी नोटबुक निकाली और कमजोर रोशनी में पढ़ना शुरू कर दिया। विक्रम मुड़कर चले गए जैसे ही उन्होंने गली छोड़ी। अंधेरे ने उनके कदमों को निगल लिया। कई सालों में पहली बार उन्होंने खुद को छोटा महसूस किया। पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि ये महसूस करने के कारण कि ऐसे जीवन भी थे जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था, भले ही वे उनके ठीक बगल में मौजूद थे। उनके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, प्रिया के लिए नहीं, लड़के के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। मैं कितने समय से इतनी बंद दुनिया में जी रहा हूं। और वो जानते थे कि आज रात से वो अब और दर्शक बनकर नहीं रह सकते। रात गहरी हो रही थी और हवा सामान्य से अधिक तेज चल रही थी, जो गलियों के कोनों से ठंडक भरी सीटी बजा रही थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और पुराने पेड़ों की लंबी परछाइयां पुरानी धब्बेदार दीवारों पर पड़ रही थीं। विक्रम उस गली के मुहाने पर खड़े थे जहां रोहन पिछली रात गायब हो गया था। उनकी आंखें अंधेरे में गहराई से देख रही थीं, जैसे कि वे रात की परतों को भेद कर अज्ञात की खोज करना चाहते हों। आज उन्होंने पिछली रात की तरह विस्तृत भेस नहीं बदला था, बस एक पुरानी घिसी हुई जैकेट पहनी थी और नरम तलों वाले स्पोर्ट शूज पहने थे ताकि कोई आवाज ना हो।
उन्होंने अपने फोन की टॉर्च को सबसे कम चमक पर रखा था, एक हाथ अपनी जैकेट की जेब में और दूसरा एक पुरानी कपड़े की टोपी को ढीले से पकड़े हुए था। वो इंतजार करने के लिए जल्दी आ गए थे। लगभग 10 बजे लड़का दिखाई दिया। रोहन अकेला चल रहा था। उसके कदम तेज और आत्मविश्वास से भरे थे, जैसे कि उसे छोटी गलियों के इस मेले में हर ईंट हर मोड़ याद हो। उसकी पीठ पर एक फीके रंग का कपड़े का बैग था और बगल में प्रिया द्वारा दिया गया भोजन का थैला था। विक्रम ने लड़के के एक संकरे रास्ते में मुड़ने का इंतजार किया और फिर चुपचाप उसके पीछे हो लिए। उनके कदम शांत थे, ना तो जल्दबाजी में और ना ही शोरगुल के साथ। हर कदम उनके दिल पर एक धड़कन की तरह था, जो उत्सुक, घुटन भरा और अस्पष्ट रूप से भयभीत था, इस डर से कि वो जो देखने वाले हैं वो उन्हें पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहने देगा। रोहन कई छोटी गलियों से गुजरा, जो गहरी और संकरी होती जा रही थी, जहां ऊंची दीवारें और बंद लोहे के दरवाजे थे जो शांत थे। अब कोई आलीशान बंगले नहीं थे, ना ही एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट या बगीचों से आती हल्की रोशनी। यहां केवल पुरानापन, घुटन और ठंडक थी। विक्रम हैरान थे, क्योंकि उनके बंगले से इस जगह की दूरी केवल कुछ ब्लॉकों की थी। फिर भी ये एक अलग दुनिया की तरह लग रही थी। एक तरफ एक ऐसा जीवन था जहां भोजन की कोई चिंता नहीं थी, जहां पार्टियों में बचा हुआ खाना किलों के हिसाब से फेंका जा सकता था। दूसरी तरफ ऐसी जिंदगियां थीं जो अपनी भूख को खामोशी से छिपाने की कोशिश कर रही थीं। रोहन एक छोटे से एक मंजिला घर के सामने रुका, जो एक बंद गली के अंत में था, जिसका कोई नंबर प्लेट या डोरबेल नहीं था। बस एक फटा हुआ लकड़ी का दरवाजा था, जो एक साधारण लोहे की कुंडी से बंद था। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, इतनी तेजी और सफाई से जैसे कि उसे सतर्क रहने की आदत हो। विक्रम सामने एक छिपी हुई जगह में छिप गए, जो आधे खुले दरवाजे की दरार से देखने के लिए पर्याप्त थी। अंदर से रोशनी कमजोर थी, एक छोटे से तेल के दीपक की तरह जो हवा से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने रोहन को भोजन का थैला मेज पर रखते हुए, अपना बैग उतारते हुए और फिर दीवार के सहारे रखी पुरानी चारपाई के पास जाते हुए देखा। चारपाई पर एक महिला थी जिसे उन्होंने लड़के की मां माना। वो इतनी दुबली थी कि उसके चेहरे पर केवल ऊंचे गाल और गहरी धसी आंखें बची थीं। उसकी हर सांस मुश्किल थी। उसकी छाती हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह कमजोरी से उठ रही और गिर रही थी। उसके बगल में एक पानी की बोतल, एक प्लास्टिक की थैली में कुछ गोलियां और एक फीके रंग का पतला कंबल था। रोहन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने एक छोटा तौलिया निकाला, उसे पानी में भिगोया और धीरे से अपनी मां के माथे को पोंछा। उसके हाथ कुशल और सावधान थे। जरा भी अनाड़ीपन नहीं था। वो चारपाई के किनारे बैठ गया, अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, मां, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? महिला ने केवल कमजोरी से सिर हिलाया। उसके होंठ बिना आवाज के हिले, लेकिन उसकी प्यार भरी आंखों में स्पष्टता थी। रोहन ने प्रिया द्वारा दिए गए खाने का डिब्बा खोला और चम्मच से छोटे छोटे निवाले अपनी मां को खिलाए। वो धीरे धीरे खा रही थी, बहुत धीरे धीरे, लेकिन मना नहीं कर रही थी। लड़का धैर्यपूर्वक बिना किसी दबाव के इंतजार करता रहा, भले ही उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था, ताकि कुछ गिरे नहीं। कुछ मीटर दूर अंधेरे में बैठे विक्रम को लगा कि उनका गला रुंध गया है। उन्होंने चैरिटी कार्यक्रमों में कई दर्दनाक तस्वीरें देखी थीं, लेकिन किसी ने भी उन्हें इस तरह से नहीं छुआ था, क्योंकि अब ये स्क्रीन पर नहीं था, ये वास्तविक था, जीवन था, और उनके घर से कुछ ही सड़कों की दूरी पर था। रोहन ने अपनी मां को कुछ चम्मच खिलाए और फिर उसे पानी की बोतल दी। फिर उसने बचे हुए चावल को 2 भागों में बांटा, एक हिस्सा कल सुबह के लिए और दूसरा हिस्सा वो एक छोटी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर जल्दी से खाने लगा। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं। किसी ने उससे नहीं पूछा कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी उसने अपनी नोटबुक खोली, अपने फोन की टॉर्च को पन्ने के नीचे रखा और बड़े करीने से स्कूली बच्चों के अक्षर लिखने लगा। विक्रम ने उस दृश्य को बहुत देर तक देखा। अपनी यादों में उन्हें अचानक अपनी बेटी की छवि याद आई, जो ऐसे ही पढ़ती थी। छोटे हाथ जो हर पन्ने को पलटते थे, आंखें जो सपनों से भरी थी। लेकिन फिर एक ट्रैफिक दुर्घटना ने सब कुछ छीन लिया। उस लड़की का कमरा अभी भी वहीं था,
सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था जैसे कोई कभी गया ही ना हो, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया था। वो नहीं जानते थे कि उस कमरे में माँ कितने समय तक और लड़ सकती है, लेकिन वो जानते थे कि अगर प्रिया न होती, अगर रात के खाने के वे डिब्बे न होते, तो शायद सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। और वो ये भी समझ गए थे कि प्रिया का काम भले ही नियमों के खिलाफ था, एक छोटे से परिवार के लिए जीवन को बनाए रखने का एकमात्र तरीका था जो टिके रहने की कोशिश कर रहा था। बंगले में लौटकर विक्रम रसोई में चले गए, जहां सब कुछ चमकदार, साफ सुथरा और भरा हुआ था। 2 दरवाजों वाला फ्रिज हमेशा भरा रहता था। शेल्फ पर आयातित मसालों के जार, मेवे, सॉस और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ थे जो शायद घर में कोई भी समाप्ति तिथि से पहले उपयोग नहीं कर पाएगा। उन्होंने फ्रिज खोला। फ्रीजर में बीफ के 2 डिब्बा बंद हिस्से थे। आज दोपहर की मेहमान नवाजी से बची हुई सुशी की एक ट्रे थी। कुछ मिठाई के डिब्बे अभी भी बिना खुले थे। उन्होंने सब कुछ ऐसे देखा जैसे वो इन चीज़ों को पहली बार देख रहे हों। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, लिविंग रूम में मुड़े और अंधेरे में सीधे बैठे। उस रात से उनके दिल में एक नई भावना पैदा होने लगी, कुछ ऐसा जिसे वो बहुत पहले मरा हुआ मान चुके थे, हस्तक्षेप करने, मदद करने की इच्छा। एक ऐसा कार्य जो व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि वो मुंह नहीं मोड़ सकते थे। और दालान से आती पीली रोशनी में विक्रम ने खुद से फुसफुसाया, कल मुझे और जानना होगा, न केवल उस लड़की के बारे में, बल्कि उस कारण के बारे में भी जो उसे हर रात उस गेट से गुजरने से नहीं रोक सकता। उस रात के बाद सुबह आसमान में हल्की धूप खिली और हवा में एक सुखद ठंडक थी। बंगले की चमकदार रसोई में प्रिया हर दिन की तरह जल्दी उठ गई थी। उसने एप्रन पहना हुआ था, बाल बड़े करीने से बंधे थे और वो धीरे धीरे एक अनजानी धुन गुनगुना रही थी। उसके हाथ तेजी से सब्जियां काट रहे थे। विक्रम और मेहमानों के नाश्ते के लिए चिकन दलिया बना रहे थे। हालांकि नींद की कमी के कारण उसकी आंखें थोड़ी धसी हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा कोमल था और उसमें आशा की एक झलक थी, कुछ ऐसा जिसे वो शायद ही कभी अपने अंदर ज्यादा देर तक रख पाती थी। रसोई के दूसरी तरफ श्रीमती शर्मा, जो लंबे समय से घर की देखभाल कर रही थीं, हाथ बांधे खड़ी थीं। उनकी आंखों में प्रिया के प्रति संदेह का भाव था, जिसे वो छिपा नहीं पा रही थीं। उन्होंने प्रिया पर पहले दिन से ही भरोसा नहीं किया था जब वो इस घर में आई थी। वो बहुत अच्छी, बहुत शांत, बहुत निजी थी। उनके अनुसार ऐसे लोग अक्सर कुछ छिपाते हैं। पिछली रात श्रीमती शर्मा रसोई में भोजन की जांच करने के लिए नीचे जाने वाली थीं, जब उन्होंने देखा कि रसोई का दरवाज़ा थोड़ा खुला है। जब तक वो पास पहुंची, उन्होंने प्रिया को चुपचाप पिछले दरवाजे से घर से निकलते हुए देख लिया था। इस बार उन्होंने इसे नज़रअंदाज ना करने का फैसला किया। हालांकि वो निश्चित नहीं थीं कि प्रिया क्या छिपा रही है, लेकिन एक अनुभवी हाउसकीपर की सहज वृत्ति ने उन्हें बताया कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। आज सुबह जब प्रिया आंगन में तौलिए सुखाने के लिए बाहर गईं, तो श्रीमती शर्मा चुपचाप रसोई में चली गईं। उन्होंने भोजन की अलमारी खोली, फ्रिज में ट्रे देखी और फिर एक छोटे कपड़े के थैले पर रुक गईं, जिसे प्रिया ने अपने निजी लॉकर में रखा था। अंदर चावल के कुछ डिब्बे सावधानी से पैक किए गए थे और कुछ 100 रुपए के नोट थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था, केवल लगभग 500 रुपए, लेकिन ये उस संदेह को भड़काने के लिए काफी था जो पिछले 1 महीने से उनके मन में सुलग रहा था। उन्होंने सब कुछ वैसे ही वाताहक दिया और फिर चुपचाप अपना फोन निकाला, चावल के डिब्बे और पैसे की तस्वीर ले ली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्हें ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं थी, बस एक बहाना चाहिए था। दोपहर के बीच में जब प्रिया लिविंग रूम की सफाई कर रही थी, श्रीमती शर्मा पास आईं और धीरे से बोली, प्रिया, क्या तुम 1 मिनट के लिए विक्रम साहब के कमरे में जा सकती हो? उन्हें तुमसे अकेले में बात करनी है। प्रिया रुक गई, थोड़ी घबरा गई। जी, क्या कोई बात है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जाओ, जल्दी करो, नहीं तो साहब इंतजार करेंगे। प्रिया ने अपने हाथ पूछे, अपने बालों को ठीक किया और ऊपर चली गई। उसके दिल में थोड़ी चिंता थी, अस्पष्ट। लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। विक्रम के कार्यस्थल का माहौल हमेशा गंभीर रहता था, हल्की पीली रोशनी से लेकर चमकदार पॉलिश की हुई शीशम की मेज तक। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, विक्रम की गहरी आवाज आई। वो अंदर गई, सिर झुकाकर अभिवादन किया। जी साहब, आपने मुझे बुलाया?
विक्रम अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनके हाथ एक दूसरे से गुथे हुए थे। उनकी आंखें सीधे उसकी ओर थीं। मेज पर श्रीमती शर्मा का फोन था, जिस पर हाल ही में खींची गई तस्वीर खुली थी, चावल का डिब्बा और नकद। प्रिया, उन्होंने धीरे धीरे कहा। मुझे अभी अभी बताया गया है कि तुम रसोई से खाना ले जाती हो और तुम्हारे निजी लॉकर में संदिग्ध नकदी है। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ ढीले पड़ गए। क्या तुम समझा सकती हो? विक्रम ने उसे देखा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन नरमी भी नहीं थी। जी, प्रिया हकलाई। वो बचा हुआ खाना था। मैंने बस खाने लायक हिस्सा इकट्ठा किया था। मैं उसे अपने परिवार के लिए ले जाने वाली थी और पैसे मेरे पिछले महीने की तनख्वाह से बचाए हुए हैं। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप रहे और उस पल में प्रिया ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा नग्न महसूस किया। परिवार, उन्होंने दोहराया, अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़कर। तुम्हारे प्रोफाइल में लिखा है कि तुम्हारा मुंबई में कोई नहीं है। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। जी, मैंने सच बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि अगर उन्हें पता चला कि मुझे एक बीमार माँ और एक छोटे भाई की देखभाल करनी है तो वे मुझे काम पर नहीं रखेंगे। हवा में एक पल की खामोशी छा गई। विक्रम आसानी से आश्चर्यचकित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अभी सुना था, भले ही उन्होंने इसका कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल में कुछ गिर गया हो, एक चट्टान जो धारा को रोक रही हो। प्रिया ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अब कोई घबराहट नहीं थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैं अपमानित नहीं होना चाहती, लेकिन कृपया मेरे भाई और माँ के लिए मुश्किलें पैदा ना करें। विक्रम खामोश हो गए। उस समय उसकी आंखों में एक शुद्ध आत्मसम्मान था। ये चुनौती का प्रकार नहीं था, बल्कि इंसानियत में एक नाजुक विश्वास था। मैंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम बाहर जा सकती हो। प्रिया ने सिर हिलाया, अपने होंठ चबाए और चली गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। विक्रम को गतिहीन बैठे हुए छोड़ गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वित्तीय रिपोर्ट आधी खुली थी। संख्याएं उनकी नजरों से ऐसे गुजर गईं जैसे वे निरर्थक फुसफुसाहट हों। तभी सहायक समीर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन साहब का चेहरा देखकर वो हिचकिचाया। क्या कोई बात है सर? विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रिया का मूल बायोडेटा है? क्या उसमें उसका आधार नंबर है? समीर ने सिर हिलाया। हाँ सर। क्या आप कुछ जांचना चाहते हैं? मुझे जानना है कि वो ठीक ठीक कहाँ रहती है। समीर ने और कुछ नहीं पूछा, वो समझ गया। ये अब केवल एक व्यावसायिक अनुरोध नहीं था। विक्रम उठे और बड़ी खिड़की की ओर चले गए, जहां दोपहर की धूप लाल टाइल वाली छतों पर शहद की तरह बरस रही थी। इस शहर में कहीं एक माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, एक बच्चा बड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था और एक युवा लड़की दो दुनियाओं के बीच जी रही थी। एक भरपूर दुनिया जिसकी वो सेवा करती थी और एक गरीब दुनिया जिसे वो ढो रही थी। और वो उस सीमा के बीच में खड़े होकर महसूस कर रहे थे कि वो कभी इतने छोटे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ इतना सही करने की इच्छा भी नहीं की थी। कल वो उस जगह जाएंगे जहां वो रहती है, जांच करने के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखने के लिए जिसे चुपचाप छिपाया जा रहा था। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि ये तय करने के लिए कि वो अपने सभी विशेषाधिकारों और क्षमताओं के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। प्रिया नाम की एक लड़की और रोहन नाम की एक लड़के के लिए, वे लोग जिन्होंने चुपचाप उन्हें याद दिलाया था कि कभी-कभी साझा किया गया एक खाने का डिब्बा भी एक परिवार को बचा सकता है। उस छोटी लेकिन भारी बातचीत के बाद विक्रम प्रिया की आंखों को भूल नहीं पा रहे थे। वे आंखें किसी पकड़े गए चोर की नहीं थीं, ना ही डर या याचना की, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थीं जो जानता था कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी उसने अंत तक अपना आत्मसम्मान बनाए रखने का विकल्प चुना। उस दोपहर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस अपने कार्यालय में चुपचाप बैठे रहे, अपनी आंखें कांच की खिड़की के बाहर हल्के नीले आकाश पर टिकाए हुए। हवा धीरे धीरे पेड़ों को हिला रही थी और हल्की धूप पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे दृश्य अजीब तरह से शांत लग रहा था, लेकिन उनके अंदर कुछ उथल पुथल मची हुई थी। उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला, समीर द्वारा भेजे गए कार्मिक फाइल को फिर से देखा। नाम प्रिया,
गांव उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा के बाद कठिन परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ दी। फाइल में बहुत अधिक विवरण नहीं था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि 20 साल की एक लड़की बिना किसी बड़ी कहानी के इतनी खामोशी से सब कुछ सह सकती है। उन्होंने समीर को बुलाया। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। क्या तुम प्रिया की असली पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में और पता लगा सकते हो? मुझे जल्द से जल्द जानना है। समीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कारण नहीं पूछा। उसने बस सिर हिलाया और तुरंत चला गया। शाम को विक्रम सामान्य से जल्दी घर आ गए। खाना मेज पर परोसा गया था, लेकिन उन्होंने केवल कुछ चम्मच खाए और उठ गए। उन्होंने उस शाम प्रिया को कहीं नहीं देखा। घर के सभी काम दूसरे नौकरों ने किए। जब वो स्टोर रूम के पास से गुजरे तो उन्होंने दरवाजे की दरार से रोशनी आती देखी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। प्रिया, क्या तुम अंदर हो? एक पल की खामोशी, फिर दरवाजा धीरे से खुला। प्रिया उनके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी एक पोछा था। उसका चेहरा नींद की कमी से पीला था। जी साहब, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता था कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम्हें बताना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई ऐसे जिए जैसे वो भाग रहा हो। प्रिया ने सिर झुकाया। धन्यवाद साहब, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। उस नज़र ने प्रिया को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने बस सिर हिलाया और चले गए। अगले दिन समीर हाथ में एक पतली फाइल लेकर लौटा। उसने उसे उनकी मेज पर रख दिया। सर, मैंने पता लगा लिया है। प्रिया वास्तव में उत्तर प्रदेश की है, लेकिन 3 साल पहले उसके परिवार में एक बड़ी त्रासदी हुई। उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए, एक साहूकार से लिया गया लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज छोड़कर। उसकी मां को किडनी की गंभीर बीमारी है और उनका घर गिरवी रख लिया गया। वो अपनी मां और छोटे भाई को इलाज के लिए मुंबई ले आईं। बिना किसी बीमा या रिश्तेदार के समर्थन के। ये सुनकर विक्रम ने अपने हाथ भींच लिए। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। समीर ने आगे कहा, प्रिया ने काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। पहले एक कपड़ा फैक्ट्री में काम किया, फिर कुछ घरों में घंटे के हिसाब से नौकरानी का काम किया। हाल ही में उसने हमारे यहां स्थायी नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसका भाई रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। यहां आने से पहले उसने जिला स्तर पर पुरस्कार भी जीता था। और उसकी मां? विक्रम ने धीरे से पूछा। वो जिले के अस्पताल में सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाती है। उसकी हालत बहुत कमजोर है और वो काम करने में असमर्थ है। कार्यालय में सन्नाटा छा गया। विक्रम चुपचाप उस फाइल को देख रहे थे, जैसे वो चुप्पी और सहन शक्ति पर एक लंबी सजा पड़ रहे हों। पिछले कई सालों में उन्होंने हजारों फाइलें पढ़ी थीं, वित्तीय फाइलें, प्रोजेक्ट फाइलें, कानूनी फाइलें, लेकिन किसी भी फाइल ने उनके दिल को इस तरह से नहीं दुखाया था। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। प्रिया हमेशा बचा हुआ खाना घर ले जाने से क्यों मना करती थी? अहंकार के कारण नहीं, बल्कि शक के दायरे में आने के डर से। वो सोमवार और शुक्रवार की दोपहर को जल्दी घर जाने का अनुरोध क्यों करती थी? जो उसकी मां के डायलिसिस शेड्यूल से मेल खाता था। वो अलग थलग क्यों रहती थी? किसी से दोस्ती नहीं करती थी, पकड़े जाने से बचने के लिए। जब हाउसकीपर श्रीमती शर्मा ने उस पर शक किया तो वो चुप क्यों रही? गलती के कारण नहीं, बल्कि बहस ना करने की इच्छा के कारण। विक्रम उठे, बालकनी में गए। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं। उनके दिमाग में अपनी छोटी बेटी का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखें सपनों से भरी थीं। उसकी मुस्कान उज्जवल थी जब उसने कहा कि वो गरीबों की मदद करने के लिए डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन 10 साल पहले एक बरसात की दोपहर में एक ट्रैफिक दुर्घटना ने उसे उनसे छीन लिया। तब से वो एक परछाई की तरह जी रहे थे, खुद को काम में डुबोए हुए, अपने जीवन को शक्ति, धन और नियंत्रण से जोड़े हुए। और अब अपने आलीशान बंगले में उन्होंने एक युवा लड़की को पाया जो शायद उनकी बेटी की उम्र की होती अगर वो जीवित होती, जो चुपचाप एक टूटी हुई दुनिया का बोझ उठा रही थी बिना एक शब्द की शिकायत के। वो अपनी मेज पर लौटे। उनकी आवाज थोड़ी खुरदरी थी। समीर, मुझे तुमसे 3 काम चाहिए। जी सर, कहिए। पहला, मैं उसकी मां को बेहतर डायलिसिस सुविधाओं वाले एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करना चाहता हूं। एक उपयुक्त और गोपनीय उपचार पैकेज खोजो। दूसरा, कंपनी के नाम पर एक छोटा, पूरी तरह से गुमनाम छात्रवृत्ति कोष स्थापित करो। ये सुनिश्चित करो कि उसके भाई को उचित शिक्षा मिले। और अंत में प्रिया के रोजगार अनुबंध को संशोधित करो। वेतन बढ़ाओ,
परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा जोड़ो और स्पष्ट रूप से उसे एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नामित करो। समीर थोड़ा चौंक गया, लेकिन अगर उसे पता चला कि आप इसके पीछे हैं? उसे जानने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद की भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ वापस पाने की उम्मीद में ये नहीं कर रहा हूं। समीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी भावना थी। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठ गए, पीछे झुक गए। शाम की धूप कांच की खिड़की से तिरछी होकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जहां कई सालों में पहली बार उनकी आत्मा में एक तोमल शांति की हल्की झुर्री दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी जीवित होती तो उसे ये जानकर बहुत गर्व होता कि उसके पिता ने आखिरकार किसी को सुनना सीख लिया है, कानों से नहीं बल्कि दिल से। और उन्हें विश्वास था कि बाहर की शोरगुल वाली सड़कों के बीच कहीं प्रिया जैसे लोग थे, जो गुमनाम और खामोश होते हुए भी अविश्वसनीय रूप से बहादुरी भरे दिन जी रहे थे। हम जो अधिक भाग्यशाली हैं, अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह तो ना मोड़े, क्योंकि थोड़ी सी इंसानियत कभी-कभी एक परिवार को खाई में गिरने से बचाने के लिए काफ़ी होती है। मुंबई सर्दियों की ओर बढ़ रहा था। उत्तर भारत की तरह कड़ाके की ठंड तो नहीं, लेकिन इतनी ठंडक ज़रूर थी कि सुबह सुबह बाहर निकलने पर लोग अपने कंधे से कोड़ लें। विक्रम के आलीशान बंगले में माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन कुछ बदल गया था। घर में नहीं, बल्कि उसके मालिक के दिल में। पिछले कुछ दिनों से प्रिया सामान्य रूप से काम कर रही थी। उसे विक्रम और सहायक समीर के बीच हुई मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही ये कि विक्रम ने चुपके से उसके गरीब किराए के घर तक उसका पीछा किया था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि विक्रम की आंखों में कुछ अलग था। पहले की तरह ठंडा नहीं, बल्कि नरम, अधिक ध्यान से देखने वाला, लेकिन बिल्कुल भी पूछताछ करने वाला नहीं। यही खामोशी उसे और भी सतर्क और अंतर्मुखी बना रही थी। प्रिया ने खुद को तैयार कर लिया था। अगर विक्रम ने उसे नौकरी से निकाल दिया तो वो बिना किसी बहस या सफाई के इस्तीफा दे देगी। बस उम्मीद करेगी कि उसे आखिरी महीने का वेतन मिल जाए, ताकि वो अपनी मां की दवा का पैसा चुका सके और रोहन की अगली छमाही की फीस भर सके। श्रीमती शर्मा के साथ हुई हालिया परेशानी ने उसे लगभग तोड़ दिया था। अगर मां की अचानक गंभीर बीमारी के लिए तत्काल दवा की जरूरत ना होती तो वो इस तरह बचा हुआ खाना लेने का जोखिम कभी नहीं उठाती। उसे दया से नफरत थी, शक भरी नजरों से नफरत थी, और इस बात से नफरत थी कि लोग सोचते हैं कि गरीब होना नीच और धोखेबाज होने के बराबर है। लेकिन किसी ने उसे निकाला नहीं। विक्रम ने भी कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप देखते रहे, और इसने उसे और भी भ्रमित कर दिया। एक सोमवार की सुबह तक जब वो लिविंग रूम की सफाई कर रही थी, श्रीमती शर्मा, हाउसकीपर, ने उसे कार्यालय में बुलाया। इस बार ताना मारने वाली या ठंडी आवाज में नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी नजर से, जिसमें थोड़ी सतर्कता और थोड़ी जिज्ञासा थी। साहब ने तुम्हें किसी काम से बुलाया है। प्रिया रुक गई। उसने धीरे से कपड़े को भींच लिया। उसके दिमाग में कई तरह के परिदृश्य घूम गए। उसने सिर हिलाया, अपनी शर्ट ठीक की और दूसरी मंजिल पर चली गई। कार्यालय का दरवाजा खुला था। विक्रम खिड़की के पास खड़े थे। उनकी पीठ उसकी ओर थी। मेज पर एक सफेद लिफाफा और एक हार्ड कवर में करीने से रखी गई फाइल थी। प्रिया ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। साहब। विक्रम मुड़े। उनकी आंखों ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई तूफान से गुजरा हो, कोमल लेकिन पारदर्शी। अंदर आओ। प्रिया अंदर गई। उसके हाथ अभी भी सामने एक दूसरे से गुथे हुए थे। मैंने तुम्हारे रोजगार अनुबंध को फिर से देखा है, उन्होंने धीरे धीरे कहा। उनकी आवाज गहरी लेकिन दूर नहीं थी। कुछ समायोजन है जिन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। प्रिया हैरान होकर एक कदम पीछे हट गई। जी? उन्होंने फाइल की ओर इशारा किया। स्थायी अनुबंध, योग्यता के अनुसार समायोजित वेतन, स्वास्थ्य बीमा, और यदि आवश्यक हो तो परिवार के सदस्यों के लिए सहायता। वो अपने हाथों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो फाइल को ऐसे देख रही थी जैसे अगर वो उसे छुएगी तो वो गायब हो जाएगी। तुम इसे ध्यान से पढ़ सकती हो और अगर सहमत हो तो हस्ताक्षर कर सकती हो, उन्होंने आगे कहा। और ये, उन्होंने सफेद लिफाफे को उसकी ओर धकेला। कंपनी के कल्याण कोष से एक विशेष सहायता है। इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है और इसे सार्वजनिक रूप से दर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रिया ने लिफाफे को देखा और फिर उन्हें देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। साहब। आप मेरी मदद कर रहे हैं? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसे एक शांत नजर से देखा।
मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो सही है, क्योंकि तुम लंबे से सही काम कर रही हो। प्रिया को लगा कि उसका गला रुंध गया है, उस पैसे के कारण नहीं जिसे उसने अभी तक अंदर नहीं देखा था, बल्कि जिस तरह से उन्होंने कहा था। उसमें दया या दान नहीं, बल्कि मान्यता थी। उसने अपना सिर झुका लिया, आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि कैसे धन्यवाद दूं। धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज़ हल्की थी। बस वैसे ही जीती रहो जैसे तुम जीती आई हो। यही जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रिया ने सिर हिलाया, धीरे धीरे बाहर निकल गई। उसका हाथ अभी भी लिफाफे को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि वो उसे खोने से डर रही हो। उस शाम जब वो अपने किराए के क्वार्टर में पहुंची तो प्रिया ने लिफाफा खोला। अंदर एक बैंक चेक था जिसकी राशि उसकी अब तक की किसी भी आय से अधिक थी, और एक छोटे से कागज पर हाथ से एक मजबूत लिखावट में लिखा था, क्योंकि दया को दिखावे की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो हमेशा सम्मान के योग्य होती है। प्रिया बहुत देर तक अपने किराए के कमरे के दरवाजे पर बैठी रही। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार ये नाराजगी या निराशा के कारण नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही नई, हल्की और उम्मीद भरी चीज के कारण थे। उस रात जब रोहन स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि उसकी बहन मां के लिए अस्पताल में अपॉइंटमेंट का फॉर्म भर रही है। पास में पैसे और एक नई मेडिकल फाइल थी। दीदी, आप क्या कर रही हैं? उसने पूछा। प्रिया मुड़ी और धीरे से मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो बहुत कम देखने को मिलती थी। मैंने मां के लिए एक बेहतर अस्पताल ढूंढ लिया है, और मैंने तुम्हें अगले साल की परीक्षा की तैयारी के लिए अंग्रेजी की ट्यूशन के लिए भी नामांकित कर दिया है। रोहन हैरान रह गया। अचानक आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? प्रिया ने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा। किसी ने मदद की है। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वे कौन है। बस हमें अच्छी तरह से जीना है, इतना ही काफी है। रोहन ने सिर झुकाया। उसने अपनी सोई हुई मां को देखा, जिसकी सांसें अच्छी दवा और आराम के बाद कुछ दिनों से ज्यादा नियमित थीं। उसके दिल में एक अजीब लेकिन गर्मजोड़ी की भावना उठी। कई सालों में पहली बार उसे भविष्य इतना अंधकारमय नहीं लगा। एक और जगह विक्रम अपने कार्यालय में बैठे थे। दिन के आखिरी प्रकाश ने कांच की खिड़की से छनकर बिना पिए चाय के गिलास पर चमक डाली। उन्होंने शहर को देखा, व्यस्त सड़कें, भागते हुए लोग, लेकिन उनके दिल में सब कुछ एक धीमी गति से बहती नदी की तरह शांत हो गया। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी कि प्रिया क्या सोचेगी, ना ही उन्हें अपने काम के लिए किसी की प्रशंसा की जरूरत थी। उन्होंने बस उस खामोशी में एक बहुत ही वास्तविक खुशी, एक छोटा सा जुड़ाव महसूस किया, जो उनके दिल को कम ठंडा करने के लिए काफी था। कई सालों में पहली बार उन्होंने अपने दिल को खाली महसूस नहीं किया, और वो जानते थे कि ये अंत नहीं था, बल्कि प्रिया के लिए, रोहन के लिए और खुद उनके लिए भी एक शुरुआत थी। शाम की धूप उस गरीब बस्ती की लाल छतों पर पड़ रही थी, जहां 3 लोग एक पुरानी गंदी प्लास्टिक की मेज के चारों ओर बैठे थे। वहां हल्की हल्की रोशनी पुरानी लकड़ी के दरवाजे की दरारों से छन कर आ रही थी। कई महीनों में पहली बार प्रिया सब्जी, दाल, रोटी और यहां तक कि अपनी मां की पसंदीदा मछली करी के साथ एक पूरा खाना परोसने में कामयाब रही थी। तंग जगह में हल्की सुगंध फैल गई, जैसे कि घर पर उन भरपूर दिनों से एक परिचित गर्मी को फिर से जगा रही हो। रोहन सामने बैठा था, अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाए अपनी मां को देख रहा था। उसकी मां, जिसका नाम शांति था, अपने कटोरे में मछली के छोटे छोटे टुकड़े डालने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कई सालों की बीमारी के बाद कमजोर शरीर के कारण कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार थीं। अब पहले की तरह धुंधली और थकी हुई नहीं थीं। प्रिया ने और करी डाली, उसे धीरे से अपनी मां के कटोरे में रखा। मां, और खाओ, कल से नया इलाज शुरू हो रहा है। शांति ने सिर हिलाया, अपनी बेटी को देखा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। जब मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगी तो मैंने अपने दिल से कहा था, बस मैं जितना कर सकती हूं उतना करूंगी। प्रिया ने अपनी रोटी नीचे रखी, धीरे से मुस्कुराई। किसी ने मदद की है मां, लेकिन वे अपना नाम नहीं बताना चाहते। रोहन ने बीच में कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे लगता है कि ये दीदी के साहब हैं, है ना? मैंने देखा है कि दीदी उस दिन के बाद से बहुत अलग हैं। प्रिया ने अपने भाई की ओर देखा। हर कोई जो मदद करता है उसे सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस शालीनता से जीना ही धन्यवाद कहने का एक तरीका है।
खाना धीरे धीरे बीता। माहौल जीवंत नहीं था, लेकिन उस गर्मजोशी से भरा था जिसे इस छोटे से परिवार ने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। जैसे ही शाम की रोशनी फीकी पड़ी, रोहन ने अपने बैग से एक कागज निकाला और उसे मेज पर रख दिया। प्रिया दीदी, आज प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया था। उन्होंने उसे शहर स्तरीय छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण पत्र दिया। प्रिया ने कागज खोला। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। हे भगवान, सच में तुम्हें चुना गया है? हाँ, मैं अपनी कक्षा का एकमात्र प्रतिनिधि हूं। शांति रो पड़ी। उसके कांपते हाथों ने उसके बेटे को गले लगा लिया। प्रिया वहीं खड़ी रही। उसके होठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसे लगा जैसे इतने सालों की सारी मेहनत का एक मीठा जवाब मिल गया है। उस रात जब उसकी माँ और भाई सो गए तो प्रिया अपने किराए के कमरे के सामने प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। गली के अंत में ऊंची स्ट्रीट लाइट की ओर देख रही थी। उसके दिमाग में विक्रम की छवि आई। उनका गंभीर लेकिन गहरा चेहरा, उनकी आंखें जो कभी ठंडी थीं, अब पुरानी यादों पर पड़ी एक पतली धुंध की तरह नरम हो गई थीं। उसे याद आया जब वो पहली बार उनसे मिली थी। उनकी नज़र उसे ऐसे भेद रही थी जैसे वो एक संभावित मुसीबत वाले कर्मचारी को देख रहे हों। फिर भी अब वही आदमी चुपचाप उसके पूरे परिवार को बिना एक शब्द कहे बचा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो एक बात निश्चित रूप से जानती थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके दिल में गहरे घाव थे। केवल वही लोग जो वास्तव में दर्द को समझते हैं, वे किसी को आंकने के लिए पर्याप्त दयालु हो सकते थे। अगले हफ्ते प्रिया ने अपनी मां को नए अस्पताल ले जाने के लिए एक दिन की छुट्टी ली, जिसे एक सहायता कार्यक्रम के तहत स्थानांतरित किया गया था। जिसके पीछे कौन था ये उसे नहीं पता था। ऊंची इमारत, आधुनिक मशीनरी, समर्पित कर्मचारी। उसकी मां को एक पूर्ण बीमा वाले मरीज के रूप में भर्ती किया गया था। प्रिया बाहर निकली, अस्पताल के बरामदे के नीचे खड़ी हो गई। उसका दिल अभी भी उत्साह से तेजी से धड़क रहा था। उसने हिचकिचाते हुए अपना फोन निकाला, अपने संपर्कों को स्क्रॉल किया, सहायक समीर के नाम पर रुकी और फिर उसे हटा दिया। वो नहीं जानती थी कि क्या कहना है। किसी ने उसे धन्यवाद देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसका दिल ऐसी भावनाओं से भरा था जिन्हें व्यक्त करने की जरूरत थी। उसी समय राठौर ग्रुप की सबसे ऊंची मंजिल के कार्यालय में विक्रम अपनी शाखा के निदेशकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक एक नई CSR रणनीति के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसे उन्होंने अभी अभी मंजूर किया था, जिसमें जरूरतमंद कर्मचारियों के लिए सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करना और आंतरिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए गुमनाम छात्रवृत्तियां प्रदान करना शामिल था। जब लोगों ने नीति में अचानक बदलाव का कारण पूछा तो उन्होंने बस चुपचाप कहा, एक व्यवसाय अगर केवल मुनाफे की परवाह करता है तो वो दूर तक नहीं जाएगा। इसे अपने कर्मचारियों से शुरू करना होगा। वे लोग जो चुपचाप पूरे सिस्टम की नींव को बनाए रखते हैं। किसी ने और नहीं पूछा। हर कोई उनकी आवाज में दृढ़ संकल्प और ईमानदारी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बैठक के बाद विक्रम अकेले बैठे रहे। उनकी आंखें दराज में रखी एक पुरानी तस्वीर पर थीं। उनकी बेटी की 15 साल की उम्र की तस्वीर, बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए, एक उज्जवल मुस्कान के साथ। उन्होंने धीरे से तस्वीर पर हाथ फेरा, फुसफुसाए, क्या तुम देख रही हो? पापा वैसे ही बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं जैसा तुम चाहती थीं। रविवार की सुबह प्रिया को समीर का एक संदेश मिला। आज दोपहर अगर हो सके तो नदी के किनारे वाले रेस्टोरेंट में आ जाना। विक्रम साहब तुम्हारे परिवार को खाने पर बुलाना चाहते हैं। प्रिया ने संदेश को देखा, आश्चर्य और चिंता की मिलीजुली भावना महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका परिवार कभी विक्रम जैसे किसी व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाएगा। लेकिन जब उसने अपनी माँ से पूछा तो शांति ने बस धीरे से कहा कि कभी कभी लोग एक दूसरे से एहसान चुकाने के लिए नहीं, बल्कि खोई हुई खूबसूरत चीज़ों को फिर से जोड़ने के लिए मिलते हैं। उस दोपहर वे नदी के किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां ढलते सूरज की रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी। मेज एक शांत क्षेत्र में अलग से रखी गई थी, जिसमें केवल कुछ साधारण बिना तामझाम वाले व्यंजन थे। विक्रम पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब प्रिया अंदर आईं तो वो अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। रोहन ने उन्हें प्रशंसा की आंखों से देखा, जबकि शांति ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि वो समझ गई हों कि ये आदमी ना केवल उनकी बेटी का मालिक है, बल्कि एक खामोश उपकारी भी है। पूरे भोजन के दौरान उन्होंने हल्की फुल्की बातें की। उन्होंने रोहन की पढ़ाई,
शांति के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और पुरानी बातों का एक भी जिक्र नहीं किया। प्रिया समझ गई कि ये उनका आत्मसम्मान बनाए रखने का तरीका था, किसी को भी कुछ भी व्यक्त करने के लिए मजबूर नहीं करना। अंत में उन्होंने रोहन को एक अंग्रेजी की किताब, एक नया संस्करण और एक फाउंटेन पेन दिया। चाचा को विश्वास है कि तुम अपने लिए खूबसूरत कहानी लिखोगे। रोहन ने सिर हिलाया, किताब को एक खजाने की तरह अपनी छाती से लगा लिया। विदा लेते समय उन्होंने शांति से हाथ मिलाया और धीरे से कहा, एक दयालु बेटी और एक साहसी बेटे की परवरिश करने के लिए धन्यवाद बहन जी। प्रिया पास में खड़ी कुछ नहीं कह सकी, बस उन्हें कृतज्ञता से भरी खामोश आंखों से देखती रही। उन्होंने सिर हिलाया और चले गए। उनकी सिलुएट लाल होती शाम की रोशनी में धीरे धीरे ओझल हो गई, उतनी ही खामोशी से जैसे वो उसकी जिंदगी में आए थे, बिना किसी शोर के, बिना किसी बंधन के, लेकिन हमेशा के लिए अविस्मरणीय। घर लौटते समय हवा प्रिया के बालों से धीरे धीरे गुजरी। उसने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया, हर छोटी ईंट कर धीरे धीरे कदम रखते हुए, जैसे कि आज का हर कदम अतीत की लंबी यात्रा का एक प्रमाण था, निराशा से आशा तक, सहन शक्ति से पुनर्जन्म तक। और वो जानती थी कि वो सबसे अंधेरे सालों से गुजरकर उस दिन तक पहुंची है जहां रोशनी चमक रही है, भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि लोगों के दिलों में अभी भी कोमल स्थान है जहां दया चुपचाप खिलती है। दिसंबर में मुंबई का मौसम अप्रत्याशित रूप से बदलता है। सुबह सूरज चमकता है, लेकिन दोपहर में अचानक बारिश हो जाती है। बारिश तेज नहीं होती, लेकिन लोगों को जीवन की भागदौड़ में एक पल के लिए रोकने के लिए और उन कुंठाओं को शांत करने के लिए जो दिल में सूख चुकी लगती हैं, काफी होती है। प्रिया कंपनी के कर्मचारियों के भोजन कक्ष में बैठी थी। हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं लिया। पिछले कुछ हफ्तों में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसकी मां का इलाज एक अच्छे अस्पताल में हो रहा था और उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन सुधर रहा था। रोहन शाम को एक अच्छे ट्यूटर से पढ़ रहा था और उसे छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पूरी वित्तीय सहायता मिली थी। उसे खुद भी उम्मीद से ज्यादा वेतन के साथ एक स्थायी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका मिला था। ऐसा लगा जैसे सारा बोझ उतर गया हो। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी चुप्पी। विक्रम ने अभी भी कुछ नहीं कहा था, कोई पुष्टि नहीं। उन्होंने इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं किया था कि वो इन सब के पीछे थे, और फिर एक लीक हुई खबर ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। उस दिन श्रीमती शर्मा, जो लंबे समय से घर की देखभाल कर रही थीं, ने उसे लॉन्ड्री रूम में बुलाया, जहां कम ही लोग जाते थे। श्रीमती शर्मा का चेहरा गंभीर था, सामान्य तिरस्कारपूर्ण अंदाज में नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है। प्रिया चौंक गई। आप क्या कह रही हैं? भोली बनने का नाटक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि लोग नहीं जानते? वेतन वृद्धि का अनुबंध, पूरे परिवार के लिए बीमा, और फिर साहब के साथ निजी डिनर। किसे इस तरह का विशेष व्यवहार मिलता है? क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे अंधे हैं? प्रिया का चेहरा लाल हो गया और वो पीछे हट गई। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। ये सब उनका अपना फैसला था। श्रीमती शर्मा ने होंठ सिकोड़े। भीख नहीं मांगी? तो क्या तुम जानती हो कि साहब ने जरूरतमंद कर्मचारियों के लिए सहायता कोष का बजट बढ़ाने के लिए कुछ विभागों का साल के अंत का बोनस काट दिया है? तुमने भीख नहीं मांगी, लेकिन दूसरों को नुकसान उठाना पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? प्रिया के पास शब्द नहीं थे। उसने ये कभी नहीं सुना था और ना ही कभी सोचा था कि उसके परिवार के लिए किए गए बदलावों से दूसरों को नुकसान होगा। उसके दिल में एक चिंता की लहर दौड़ गई, जैसे कि एहसान एक अदृश्य कर्ज में बदल रहा हो। उस शाम सफाई पूरी करने के बाद प्रिया विक्रम के कमरे के दरवाजे के सामने हिचकिचाते हुए खड़ी रही। वो दरवाजा खटखटाना चाहती थी, वो सब कुछ साफ करना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। वो जानती थी कि अगर वो चाहते कि वो जाने तो वो कह चुके होते। अगली सुबह उसने जल्दी कंपनी जाने का फैसला किया। वो सबसे ऊपरी मंजिल के कार्यालय में गई, जहां विक्रम आमतौर पर 8 बजे से पहले काम करते थे, लेकिन उसका स्वागत सहायक समीर ने किया। प्रिया, क्या कोई बात है? समीर जी, वो हिचकिचाई। मैं जानना चाहती हूं कि जो कुछ भी हो रहा है,
क्या वो सब विक्रम साहब की वजह से है? मुझे जानना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान हो। समीर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने उसे शहर की ओर देखने वाली बड़ी कांच की खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसे एक गिलास पानी दिया। प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ये सब पाने की हकदार हो? उसने सिर हिलाया। मैं बस शालीनता से जीने की कोशिश करना जानती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह मेरी मदद करेगा। तो अब तुम्हें यह विश्वास करना शुरू करना होगा कि यह संभव है, समीर ने धीरे से कहा। विक्रम साहब ने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम दयनीय हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत हो। तुमने रोना धोना नहीं किया, तुमने शिकायत नहीं की, तुमने चुपचाप अपना कर्तव्य निभाया। यही वो चीज है जिसने उन्हें अपनी खोई हुई बेटी की छवि को फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। प्रिया चौंक गई। बेटी? विक्रम साहब की? समीर ने सिर हिलाया। वो 10 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गई थीं। तब से वो अलग थलग और ठंडे रहते हैं। किसी ने भी उनके दिल को नहीं छुआ, जब तक कि उन्होंने तुम्हें एक गरीब बच्चे के साथ अपना बचा हुआ खाना साझा करते हुए नहीं देखा, जबकि तुम खुद भूखी थी। प्रिया कांप गई। तो ये सब एक इतने साधारण पल से शुरू हुआ था। समीर ने आगे कहा, उसकी आवाज़ गहरी थी। विक्रम साहब सब कुछ सार्वजनिक नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि सबसे अच्छी चीज़ें चुपचाप की जानी चाहिए, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि तुम जानो, ताकि तुम दोषी महसूस न करो। प्रिया ने सिर झुकाया। उसकी हथेली पर एक आंसू गिरा। ये दुख के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि उस पल में उसे जीवन में पहली बार मान्यता मिली थी। दया से नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान से। उस दोपहर जब विक्रम कार्यालय लौटे तो समीर ने उन्हें एक मुड़ा हुआ कागज दिया। उसने ये छोड़ा है, कहा कि वो सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उन्होंने उसे खोला। साफ लिखावट में लिखा था, इंसान को अच्छा काम करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की बात को अनसुना नहीं करना है। मैं और मेरा परिवार आपके आभारी हैं। लेकिन हम कभी भी अपनी कृतज्ञता का इस्तेमाल खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं करेंगे। हम शालीनता से जिएंगे ताकि आपके द्वारा हम पर रखे गए खामोश विश्वास को निराश न करें। विक्रम ने पत्र को मोड़ा और उसे अपनी मेज की दराज में रख दिया। उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई, जो हवा के झोंके की तरह क्षणभंगुर थी, लेकिन एक दशक से उनके दिल में उठे सभी तूफानों को शांत करने के लिए काफी थी। दोपहर में उन्होंने समीर को बुलाया। सिस्टम में उन सभी कर्मचारियों की एक सूची बनाओ जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सूचित करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप काम करो और आंतरिक सहायता कोष का बजट 2 गुना कर दो। समीर मुस्कुराया। आप सच में बदल गए हैं सर। विक्रम उठे, कांच की खिड़की की ओर चले गए। रोशनी से जगमगाते शहर को देखते हुए उन्होंने कहा, बदला नहीं हूं, बस आखिरकार ये सीख गया हूं कि कैसे जीना चाहिए। उसी समय पुरानी बस्ती में प्रिया एक सूटकेस में कुछ छोटी छोटी चीजें पैक कर रही थी। उसकी मां को जल्द ही इलाज के एक नए दौर के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाना था। और पूरा परिवार रोहन के स्कूल के पास एक साफ सुथरे किराए के घर में शिफ्ट होने वाला था। वो बैठी और अपनी छोटी सी डायरी खोली, जहां वो अपनी गुप्त इच्छाएं लिखती थी। आखिरी पन्ने पर उसने एक और पंक्ति जोड़ी, अगर एक दिन मैं सक्षम हुई तो मैं किसी और के लिए भी ऐसा ही करूंगी, क्योंकि आज मुझे जो रोशनी मिली है वो दूसरों के लिए आगे रास्ता दिखाने के लिए है। बाहर बारिश फिर से हल्की हल्की पड़ने लगी, लेकिन प्रिया के लिए आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। दिसंबर की एक सुबह रात की बारिश के बाद आसमान साफ था और ठंडी हवा दरवाजों की दरारों से होकर आ रही थी, जिसमें साल के अंत की मिट्टी की सौंधी महक थी। रोहन ने सावधानी से अपने स्कूल की यूनिफॉर्म के बटन लगाए। उसके बालों को प्रिया दीदी ने अपनी कोमल और परिचित हाथों से बड़े करीने से संवारा था। आज शहर स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा का दिन था। रोहन के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस पुरानी गरीब जिंदगी से बाहर निकलने का पहला दरवाजा था। याद रखना, तनाव मत लेना, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, प्रिया ने उसकी कॉलर ठीक करते हुए कहा। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये छिपाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास दीदी है, मेरे पास माँ है, और मेरे पास वो भी है जिसने मदद की और जिसका चेहरा मैं नहीं जानता। प्रिया हंसी और अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा।
बस तुम अपना दिल साफ रखना, तो वो जहां भी होंगे तुम्हें देख लेंगे। रोहन को परीक्षा के लिए ले जाने वाली गाड़ी आ गई। प्रिया दरवाजे पर खड़ी होकर गाड़ी को कोने में मुड़ते हुए देखती रही। उसका दिल हल्का लेकिन भावनाओं से भरा था। वो जानती थी कि नतीजा चाहे जो भी हो। रोहन ने खुद को जीत लिया था। वो बच्चा जो कभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सोता था ताकि अपनी माँ की नींद में खलल न पड़े, जो कभी अपनी प्रशंसा पत्र छिपा लेता था ताकि उसकी बहन पुरस्कार ना खरीद पाने के कारण दुखी ना हो। उस सुबह प्रिया विक्रम के घर पर हमेशा की तरह काम करने पहुंची। अब वो आलीशान बंगला उसे उतना अजीब या डरावना नहीं लगता था। काम में दूरी और गंभीरता बनाए रखने के बावजूद प्रिया ने महसूस किया कि माहौल नरम हो गया था। अब उसे श्रीमती शर्मा की घूरती नजरों का सामना नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि कभी-कभी श्रीमती शर्मा उसे चाय या कॉफी बनाने के लिए भी बुला लेती थीं। ये काम पहले केवल भरोसेमंद नौकरों को ही दिए जाते थे। जब वो बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी तो समीर आया। आज फ्री हो? प्रिया ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मैं काम कर रही हूं भैया। मुझे पता है, लेकिन साहब तुम्हें एक जगह ले जाना चाहते हैं। एक छोटी सी यात्रा समझो। प्रिया हिचकिचाई। विक्रम साहब के साथ? क्यों? समीर बस मुस्कुराया। गाड़ी में बैठो, फिर पता चलेगा। 1 घंटे बाद गाड़ी एक उपनगरीय इलाके के एक मिडिल स्कूल के सामने रुकी। स्कूल पुराना था, बाहर से कुछ खास नहीं था। लेकिन स्कूल का आंगन पेड़ों की छाया से ढका था। बच्चे खेल रहे थे और उनकी हंसी वसंत की हवा की तरह गूंज रही थी। प्रिया नीचे उतरी। अभी वह समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा था कि उसने देखा कि विक्रम वहां पहले से ही खड़े थे। आज उन्होंने सादे कपड़े पहने थे, न कोई सूट न कोई टाई। उन्होंने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर गेट के सामने लगे एक बोर्ड की ओर इशारा किया। आशा पुस्तकालय का उद्घाटन, राठौर ग्रुप द्वारा प्रायोजित। प्रिया चौंक गई। ये पुस्तकालय। विक्रम ने उसे देखा। उनकी आंखों में अब कोई दूरी नहीं थी। एक ऐसे लड़के से प्रेरित होकर जिसे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन सुना है कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उसने एक पूरी व्याकरण की किताब सिर्फ इसलिए नकल कर ली थी क्योंकि उसके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। प्रिया मुड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि विक्रम उसकी आंखों में आंसू देखें, लेकिन उसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। विक्रम समझ गए, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा तो उनकी आंखों ने भी सब कुछ कह दिया था। उद्घाटन समारोह में विक्रम ने एक संक्षिप्त भाषण दिया जिसमें कोई बनावटी शब्द नहीं थे, ना ही कृतज्ञता की कोई अपील। उन्होंने बस एक वाक्य कहा जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक प्रियजन को खो दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि इस दुनिया में अब कोई अच्छाई नहीं बची है। अब मैं जो खो चुका हूं उसे फिर से बना रहा हूं, किसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि उस खूबसूरत चीज को जारी रखने के लिए जिसमें वो विश्वास करती थी। प्रिया पीछे खड़ी होकर हर शब्द को अपने दिल में महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सालों तक चुपचाप काम किया, कितनी बार अंधेरे में रोई, और आज वो रोशनी में खड़ी थी जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ऐसी चीज से मिल रहे थे जिसे विश्वास कहते थे। दोपहर में घर लौटते समय विक्रम पीछे की सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। गाड़ी एक नदी पर बने पुल से गुजर रही थी और सूरज की किरणें पानी की सतह पर चमक रही थीं। प्रिया, उन्होंने उसे मुड़कर देखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जो कभी इस दुनिया से बहुत नफरत करता था, वो सिर्फ एक लड़की को एक बच्चे के साथ ठंडी रोटी बांटते हुए देखकर फिर से शुरू कर सकता है? प्रिया चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति पर्याप्त दर्द से गुजरा हो वही कोमलता के महत्व को समझ सकता है। विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे ये समझने में बहुत समय लग गया, लेकिन आपने फिर से शुरू करने के लिए सही समय चुना, उसने जवाब दिया। रोहन ने छात्रवृत्ति परीक्षा पास की और पूरे शहर में 3रा स्थान प्राप्त किया। उसे अगले साल विशेष कक्षा में सीधे प्रवेश मिल गया। जिस पुरानी बस्ती को वे छोड़ आए थे, वहां अभी भी इस बात की चर्चा थी कि जो लड़का कभी रात में चुपके से कबाड़ बीनता था, वो अब मोहल्ले का गौरव बन गया है। प्रिया ने काम करना जारी रखा, लेकिन अब वो एक साधारण नौकरानी नहीं थी। उसे आंतरिक मानव संसाधन सहायता के प्रभारी के रूप में पदोन्नत किया गया, जो निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख करती थी, ठीक वैसे ही लोग जैसी वो पहले थी। विक्रम चाहते थे कि जो व्यक्ति दुख को अच्छी तरह समझता है, वही दूसरों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील हो सकता है।
और उन्होंने चुपचाप सहायता कार्यक्रम जारी रखे। किसी को नहीं पता था कि छात्रवृत्ति, राहत के लिए चावल के बोरे या तूफान के बाद तत्काल मरम्मत किए गए किराए के कमरों के पीछे उनका नाम था। केवल एक छोटा सा प्रतीक हमेशा मौजूद रहता था, एक हल्के भूरे रंग का थोड़ा खुला हुआ लकड़ी का दरवाजा। वो दरवाजा कभी ठंडक और सहानुभूति, संदेह और सहिष्णुता, वर्ग भेद और मानवीय समझ के बीच की सीमा थी। अब वो खुल गया था और उसके माध्यम से परोपकार का बीज फिर से बोया गया था, चुपचाप, बिना किसी प्रशंसा के, लेकिन उन लोगों के दिलों में खिल रहा था जो मानते थे कि जीवन चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, जब तक एक व्यक्ति अच्छाई से मुंह नहीं मोड़ता, रोशनी वापस आ जाएगी। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा, जहां दिन की आखिरी किरणें उस छोटे से घर की नई छत पर पड़ रही थीं, जिसे वो किराए पर ले रही थी। माँ चाय बना रही थी और रोहन ध्यान से पढ़ रहा था। वो मुस्कुराई, उसे और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके लिए ये काफी था। वो दरवाजा जो कभी बंद था, अब एक रास्ता बन गया था। इस कहानी को सुनने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से सुन रहे हैं या कहीं और से, और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपकी हर एक लाइक, शेयर और प्रतिक्रिया हमें भविष्य के वीडियो को पोस्ट करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आप सब ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।